हेलो गाइस, हैव ए नाइस डे। आज टॉपिक ले रहा हूँ एंकरेज, लैप स्प्लाइसेस एंड कर्टेलमेंट ऑफ बार्स। इसमें एंकरेज इन रिइंफोर्समेंट बार्स पहला टॉपिक ले रहे हैं एंकरेज का। तो इसका फर्स्ट है पॉइंट, एंकरेज इन टेंशन बार्स। टेंशन बार में एंकरेज वैल्यू क्या होती है, इसके रूलिंग क्या हैं, क्या क्या नियम हैं, उनके बारे में आज यहाँ चर्चा करेंगे। तो इनकी रूलिंग्स के लिए देखें, इसके फर्स्ट पॉइंट में है माइल्ड स्टील बार्स जितनी होती हैं, प्लेन बार्स, उनमें उनके सिरों पर हुक प्रोवाइड किए जाते हैं। नियम यही है कि माइल्ड स्टील बार्स में के सिरों पर हुक देने चाहिए, या इसको कहते हैं एंकरेज देना चाहिए। एंकरेज देने के लिए ही ये हुक प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये माइल्ड स्टील बार में दिए जाते हैं, रूल ये है। लेकिन HYSD बार्स में ये हुक नहीं दिए जाते। HYSD स्टील में ये हुक नहीं दिए जाते। लेकिन कभी कभी स्थिति ऐसी आ जाती है कि हम HYSD स्टील डाल रहे हैं और उसमें एंकरेज वैल्यू हमको देनी है, बढ़ानी है। तो एंकरेज बढ़ाने के लिए हमारे पास आगे स्थान नहीं उपलब्ध है, तो उसकी एंकरेज वैल्यू बढ़ाने के लिए हुक का देना आवश्यक हो जाता है। तो उन विशेष परिस्थितियों में HYSD बार्स में भी हुक दिए जाते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इनमें हुक नहीं दिए जाते हैं। अगर आवश्यक हो, एंकरेज की वैल्यू हमको बढ़ानी है और स्थान नहीं है आगे छड़ को आगे लंबा दूर तक डालने के लिए, तो फिर उसमें हुक दे देने चाहिए। तीसरा ये है कि एंकरेज वैल्यू है कितनी कितनी। छड़ के सिरों पर जो हुक दिए जाते हैं या बेंड दिए जाते हैं, तो सबसे पहले तो ये 45 डिग्री बेंड है। आप लोग यहाँ देखें, दिस बेंड इज कॉल्ड 45 डिग्री। इसकी ओरिजिनल डायरेक्शन क्या थी? ये थी। तो ओरिजिनल डायरेक्शन से ये कितने डिग्री का कोण मोड़ करके छड़ में मोड़ दिया गया है, तो ये 45 डिग्री इसको बेंड किया गया है छड़ को, इसीलिए ये 45 डिग्री बेंड कहलाता है। और 45 डिग्री बेंड की एंकरेज वैल्यू जो है 4 डाया के बराबर ली जाती है, यानी छड़ के व्यास का 4 गुना। ये इसकी एंकरेज वैल्यू है। और इधर 90 डिग्री का जो बेंड होता है, ये 90 डिग्री बेंड है। यहां से शुरू हुआ, ये कर्वेचर पोर्शन है, ये स्ट्रेट पोर्शन है। तो इस तरह से जो ये 90 डिग्री का बेंड दिया जाता है, इसकी जो एंकरेज वैल्यू है वो 8 डाया के बराबर होती है। ये कोड के रूल है। और इसके बाद आता है हमारा स्टैंडर्ड हुक। ये यू हुक या स्टैंडर्ड हुक कहलाता है। तो ये स्टैंडर्ड हुक का जो है एंकरेज वैल्यू ये 16 डाया के बराबर होती है। यहां एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे यहां से लेकर यहां तक की छड़ की वास्तविक जो लंबाई है वो हमारी 16 डाया के बराबर नहीं होती। ये लंबाई कम होती है 16 डाया से, लेकिन इसके मुड़ जाने के कारण ये 16 डाया लंबी छड़ के बराबर का एंकरेज प्रदान करती है। यानी जितनी 16 डाया की छड़ आगे बढ़ा करके बॉन्ड हम स्ट्रेंथ डेवलप करेंगे, उतनी ही स्ट्रेंथ इस हुक के द्वारा उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ पर ये लंबाई एक्चुअल में ज्यादा होती है और ये वास्तविक लंबाई बेंटअप जो है ये कम होती है। ऐसे इसमें भी कम होती है। तो ये तो हमारी एंकरेज वैल्यू हो गई। और ये टेंशन बार्स में था। सेकंड है एंकरेज इन कंप्रेशन बार्स। अब जब कंप्रेशन बार्स, यही छड़ें अगर कंप्रेशन में हो, तब उसका जो एंकरेज लेंथ है वो किसके बराबर ली जाती है? डेवलपमेंट लेंथ जो कंप्रेशन में होती है उसके बराबर ली जाती है। और कंप्रेशन में डेवलपमेंट लेंथ के लिए हमने फार्मूला अपने पिछले वीडियो में बता रखा है कि LD = 0.87 FY × 5/5 τ BD। टेंशन में 4 होता है और यहाँ कंप्रेशन में 5 τ BD होता है। तो इस तरह से इस फार्मूले के द्वारा ज्ञात किया गया डेवलपमेंट लेंथ जो है इसके बराबर एंकरेज वैल्यू ली जाती है अगर बार हमारी कंप्रेशन में है। और कंप्रेशन बार्स में हुक नहीं प्रोवाइड किए जाते। इसमें हुक प्रोवाइड करने की आवश्यकता नहीं होती है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। टेंशन बार में हुक दिए जाते हैं, कंप्रेशन बार्स में हुक नहीं दिए जाते हैं।
तीसरा पॉइंट है एंकरेज इन शियर रेनफोर्समेंट। अब इसके बाद शियर रेनफोर्समेंट, तो शियर रेनफोर्समेंट में आप क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, वर्टिकल स्ट्रप्स डालते हैं, बेंट अप बार्स डालते हैं। तो पहले हम वर्टिकल स्ट्रप्स का केस लेते हैं। ये हमारा एक बीम का क्रॉस सेक्शन है, इसमें ये मेन बार्स पड़ी हुई हैं, ये हमारी एंकर बार्स हैं। इनको बांधने के लिए ही ये है वर्टिकल स्ट्रप जो है, इसमें ये 2 लेग्ड वर्टिकल स्ट्रप इस तरह से दर्शाया गया है। तो ये वर्टिकल स्ट्रप इस तरह से बांध करके हम स्टील प्रोवाइड करते हैं, यानी रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, शियर रिइंफोर्समेंट। तो ये इसका सिरा पर विचार करें, जो शियर रिइंफोर्स यानी हुक है, वर्टिकल स्ट्रप जो है, इसका सिरा कैसा है, ये इस तरह से मुड़ा हुआ है। अब जरा देखिए वर्टिकल स्ट्रप्स के सिरे के मोड़ किस किस तरह के हो सकते हैं। आपने देखा होगा फील्ड में आज भी बहुत से कारीगर के द्वारा ये 90 डिग्री बेंड ही मोस्टली दिया जाता है, क्योंकि आसान होता है, सिंपल होता है, इसलिए इसी को प्रोवाइड करते हैं। तो ये 90 डिग्री बेंड हो गया। ये हमारा 135 डिग्री का बेंड कहलाता है, क्योंकि इस बार की जो ओरिजिनल डायरेक्शन है वो ये, यहां से ये कितना कोण घुमा करके हमने छड़ को मोड़ा है, ये 135 डिग्री का एंगल बनाते हुए इसको बेंड किया हुआ है। तो ये बेंड हमारा 135 डिग्री का बेंड है। इसको कभी कभी कुछ लोगों के द्वारा इसको 45 डिग्री बेंड भी कह दिया जाता है। एक्चुअली ये 45 डिग्री बेंड ये नहीं है, ये हमारा 135 डिग्री बेंड है। और ये हमारा 180 डिग्री बेंड है, जिसको कि यू हुक भी कहते हैं या स्टैंडर्ड हुक कहते हैं। इसमें ओरिजिनल डायरेक्शन से पूरा 180 डिग्री का कोण घुमाते हुए सिरे को मोड़ा गया है, इसलिए ये 180 डिग्री का बेंड हुआ। अब इन तीनों बेंड्स के लिए देखें, जो स्टिरप्स है, वर्टिकल स्टिरप्स, इसमें जो बेंड देने के बाद जो ये स्ट्रेट पोर्शन है, जो सीधी लंबाई आगे बढ़ी हुई है, ये हमारी 8 डाया के बराबर छोड़नी चाहिए। ये स्टिरप्स के लिए कोड के रूल हैं। 90 डिग्री बेंड में स्ट्रेट लंबाई कितनी होनी चाहिए, 8 डाया के बराबर। और ये 135 डिग्री बेंड के केस में यहां से यहां तक की जो स्ट्रेट लेंथ है, ये हमारी 6 डाया के बराबर होनी चाहिए। तो ये 6 डाया होनी चाहिए इस केस में। और यू हुक में जो ये स्ट्रेट लंबाई है यहां से यहां तक की, ये केवल 4 डाया के बराबर रखी जाती है। तो इस तरह से तीनों प्रकार के बेंड में अलग अलग स्ट्रेट लेंथ जो है छोड़ी जाती है। इस 90 डिग्री में 8 डाया, 135 डिग्री में 6 डाया और यू हुक में 4 डाया। यहां पर जो फील्ड में हमारे भाई लोग हैं वो इस बात को ध्यान दें, उनको नक्शा मिलता होगा, उसमें सरिया के डिजाइन बने होते हैं। वहां पर इस तरह के मोड़ में यहां 6 डाया के स्थान पर 10 डाया का हुक की स्ट्रेट लेंथ दी जाती है, ऐसा लिखा रहता है। एक्चुअली वो चीज जो है अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग के दृष्टिकोण से, जब बिल्डिंग को अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बनाना होता है तब वो प्रोविजन किया जाता है। तो ये भूकंप रोधी उपाय के अंतर्गत वो चीजें आती हैं, उसकी जानकारी हम इसका एक अलग से वीडियो बना करके आपको देंगे कि कहां पर कितना बेंड देना चाहिए। जब बिल्डिंग में कोई अर्थक्वेक रेजिस्टेंट का प्रोविजन न किया गया हो, तब आईएस कोड यानी आईएस 456 के द्वारा इतनी इतनी लंबाइयां यहां पर छोड़ी जाती हैं। तो ये तो हो गया हमारा वर्टिकल स्ट्रप्स में। अब इसके बाद बेंट अप बार्स का देखें। बेंट अप बार्स आपने देखा कि ये हमारा सपोर्ट है, ये बीम है, बीम में ये हमारी मेन बार आ रही है, यहां बेंट किया गया है इसको, और फिर ये ऊपर कंप्रेशन जोन में चली जाती है। तो इस तरह से यहां पर इंटेंशन ये बेंट अप बार हुई। तो बेंट अप बार के नीचे वाला भाग ये जो है बेंट अप बार से जुड़ा हुआ, ये स्ट्रेट लेंथ ये टेंशन में है, बेंट अप बार से जुड़ी हुई ये स्ट्रेट लेंथ कंप्रेशन में है। तो हम यहां पर टेंशन में जुड़ी हुई, क्योंकि टेंशन के लिए हम यहां निकाल रहे हैं, तो टेंशन में जुड़ी हुई लंबाई के बारे में कोड के नियम की जानकारी दे रहे हैं। तो कोड ये कहता है कि जहां पर बेंट अप बार्स का सिरा समाप्त होता है, यानी ये पॉइंट ए है, तो यहां से इस दिशा में छड़ की लंबाई जो है, टोटल लंबाई
वो एलडी से अधिक होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए, यानी उससे एलडी से कम नहीं होनी चाहिए। एक्चुअली क्या होता है, जब ये सिरा है तो ये आगे कंटिन्यू कर रहा होगा, तो ये यहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि ये लंबाई तो दूसरे सिरे तक काफ़ी दूर तक जाती है। यहाँ हमको नेचुरली काफ़ी ज़्यादा लंबाई उपलब्ध रहती है, इसलिए इसमें फेल होने की संभावना कम ही होती है। लेकिन फिर भी किसी कारण से अगर छड़ को यहाँ से, अगर आप मान लीजिए ये छोटा स्पान है और हम यहीं से मोड़ना चाहें छड़ को, तो दिस इज नॉट परमिसिबल। कम से कम सीधी लंबाई हमारी इतनी दूरी तक अवश्य जानी चाहिए, उसके बाद ही हम इसमें इसको बेंड ऊपर की ओर कर सकते हैं, कट कर सकते हैं या बेंड कर सकते हैं। तो यानी ये टेंशन में इसकी लंबाई यहां से लेके यहां तक ये एलडी से कम नहीं होनी चाहिए, यानी एलडी से अधिक होनी चाहिए। अब आइए कंप्रेशन में, यहीं पर देखिए ये बेंट अप बार है, ये टेंशन वाला हिस्सा है, ये हमारा कंप्रेशन एरिया में इसका स्टेट पोर्शन है। तो बेंट अप बार से जुड़ा हुआ स्टेट पोर्शन जो कि कंप्रेशन जोन में जा रहा है, इसके लिए जो कोड का रूल है कि जो बेंट अप बार्स के मिडिल पॉइंट से, बेंट अप बार के मिडिल पॉइंट से कंप्रेशन जोन में छड़ की कुल लंबाई एलडी से कम नहीं होनी चाहिए, यानी एलडी से अधिक होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए। तो ये है कोड का रूल कि बेंट अप बार्स के मिडिल पॉइंट से कंप्रेशन जोन में जाने वाली छड़ की कुल लंबाई ये एलडी से अधिक होनी चाहिए। तो ये हो गया इसका रूल। इसके बाद हम दूसरा टॉपिक ले रहे हैं, लैप स्प्लाइसेस इन रिइंफोर्समेंट बार्स। इसी को ओवरलैप भी कहते हैं। छड़ों की हमको काफी लंबे लंबे कॉलम या बीम डालने होते हैं, उसमें एक छड़ की लंबाई एक से जब खत्म हो जाती है तो उसी को कंटिन्यू हमें आगे बढ़ाना होता है। तो दो छड़ों को आपस में ओवरलैप करके वहां बाइंडिंग वायर से बांध दिया जाता है और आगे उसको एक्सटेंड कर देते हैं। तो वो जो ओवरलैपिंग का पोर्शन है उसी को लैप स्प्लाइसिस कहते हैं। तो लैप स्प्लाइसिस या ओवरलैप ये एक ही शब्द है। तो यहां पर आईएस कोड ने लैप स्प्लाइसिस वर्ड का यूज किया है, इसलिए हम लैप स्प्लाइसिस इन रिइंफोर्समेंट बार्स ही यहां पर हम भी प्रयोग कर रहे हैं। तो इसके से रिलेटेड कोड के रूल क्या है, नो लैप स्प्लाइस व्हेन एमआर इज ग्रेटर देन एमआर मैक्सिमम बाई 2। यहां पर आप एक इस फिगर को जरा देखें, ये हमने एक सिंपली बीम बनाई हुई है और ये सपोर्ट है दोनों। इस बीम का जो मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट होता है वो इस तरह से होता है, पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। मिड पॉइंट पर सबसे ज्यादा बेंडिंग मूवमेंट होता है और किनारे को घटता हुआ शून्य हो जाता है। और ये भी आपको मालूम है कि किनारे से L/7 दूरी पर बेंडिंग मूवमेंट आधा रह जाता है। इसी तरह से इधर से भी होगा, L/7 दूरी पर ये हाफ रह जाएगा। तो यहां पर ये हाफ है बेंडिंग मूवमेंट, यहां पर हाफ है बेंडिंग मूवमेंट, और बीच के सभी बिंदुओं पर बेंडिंग मूवमेंट की वैल्यू मिडिल पर जो बेंडिंग मूवमेंट है इसके आधे से ज्यादा है। इसलिए इस पोर्शन में यहां से लेकर यहां तक हम छड़ों में किसी भी छड़ में कोई ओवरलैप या लैप स्प्लाइस नहीं प्रोवाइड करेंगे। कोड ने मना किया है कि ऐसे स्थान पर लैप स्प्लाइस नहीं देनी चाहिए जहां पर बेंडिंग मूवमेंट मिडिल पॉइंट पर मिड स्पान के बेंडिंग मूवमेंट के आधे से ज्यादा हो। सेकेंड पॉइंट, इसके अलावा जहां पर भी लैप स्प्लाइस दिया जा रहा है इसको छोड़ करके वहां किसी एक ही खंड पर यानी एक ही सेक्शन पर आधे से ज्यादा छड़ों में लैप नहीं देना चाहिए। मान लीजिए किसी भी स्थान पर कुछ छड़ों में लैप देना है और वहां कुल छड़ों की संख्या 6 है, तो 3 से ज्यादा छड़ों में वहां पर हम लैप नहीं दे सकते। ये सेकंड रूल कहता है। इसके बाद है नो लैप स्प्लाइस ऑन बार्स ऑफ। हाँ, थर्ड रूल क्या कहता है कि 32 मिलीमीटर से अधिक मोटी छड़ों में लैप स्प्लाइस नहीं देना चाहिए। स्पष्ट रूप से मना करते हैं कि 32 मिलीमीटर से ऊपर व्यास की छड़ों में ओवरलैप नहीं देना चाहिए। लेकिन जब स्ट्रक्चर बहुत हैवी हो और वहां 32 mm से ज्यादा व्यास की छड़ें डाली गई हों और छड़ की लंबाई कम पड़ गई तो हमें तो फिर लैप देना ही पड़ेगा। हाँ, कोड यहां पर भी कहता है कि अगर आपको लैप देना आवश्यक हो जाए, फिर भी अगर आवश्यक हो जाए तो क्या करना चाहिए, वहां पर दोनों छड़ों को वेल्ड कर देना चाहिए। वहां दोनों छड़ों को वेल्ड कर देना चाहिए या मैकेनिकली
एंकर कर देना चाहिए या किसी यांत्रिक विधि से उनको आपस में जकड़ देना चाहिए। तो ये कोड रिकमेंड करता है। एक बात यहाँ पर आपको बता दें कि ये 8 के जो क्लास है IS कोड का 26, 2, 5, 1 और A, इसमें इसका उल्लेख है। इसके अनुसार कोड में अब भी इसके 32 mm की जगह पर 36 mm लिखा हुआ है, लेकिन इसमें एक अमेंडमेंट हुआ है और अमेंडमेंट के द्वारा इसमें संशोधन किया गया है। वो 36 mm के स्थान पर 32 mm कर दिया गया है। तो आप जब तक अमेंडमेंट नहीं देखेंगे तब तक आपको ये कंफर्म नहीं होगा कि यहाँ 32 है अथवा 36 है। अन्यथा IS कोड में जो ये क्लाज आप जब देखेंगे तो उस क्लाज में आज भी उस पर 36 mm ही लिखा हुआ है। ये अमेंडमेंट में जाकर के ये करेक्शन हुआ है, तो वहां से ये नोट किया गया है। इसके लिए और कंफर्म करना चाहते हैं तो हमारा एक वीडियो है अमेंडमेंट टू IS 456, आप उसको देख सकते हैं। वहां पर इसका मैं जो मुख्य अमेंडमेंट हैं उनका मैंने उल्लेख किया है और इस बिंदु का भी उल्लेख उसमें किया गया है। तो लैप एंड टेंशन बार्स, इसके बाद अगला आइए तनन छड़ों में लैप। जैसे ये मान लीजिए 2 टेंशन बार्स हैं, इनमें ये हमने लैप दिया। तो लैप लेंथ के लिए रूल है कि इसका मान LD अथवा 30 डाया, छड़ के व्यास का 30 गुना, इसमें जो अधिक हो उससे कम नहीं होना चाहिए। यानी इसमें शामिल क्या है, एंकरेज ऑफ हुक। अगर सिरे पर हुक हैं तो उनका भी एंकरेज इसमें सम्मिलित है, यानी इंक्लूडिंग एंकरेज ऑफ हुक, ये लंबाई है। तो ये तो रूल हो गया। अब इसमें भी अलग से ये कहा गया है कि जिसके में से स्ट्रेट पोर्शन, जैसे यहां से यहां तक का ये सीधा भाग है, ये हुक वाला हो गया, और हुक के अलावा जो सीधा पोर्शन जो आपस में ओवरलैप कर रहा है, तो वो स्ट्रेट लेंथ जो है इसका मान 200 मिलीमीटर अथवा 15 डाया, इनमें से जो अधिक हो उससे कम नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त इन छड़ों को 6 मिलीमीटर व्यास की छड़ से स्पाइरल रूप से बांध देना चाहिए, जिनका पिच जो है 100 मिलीमीटर से अधिक न हो। तो पिच 100 मिलीमीटर तक रखें और उनको 6 मिलीमीटर व्यास की छड़ से लपेट करके बांध देना चाहिए। ये भी कोड की रिकमेंडेशन है। तो इस तरह से हम ओवरलैप देना चाहिए। ये IS कोड के आज के निर्देश हैं, आज इनका पालन हमको यथासंभव करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है लैप इन कंप्रेशन। अगर कंप्रेशन में लैप देना हो तब उसके लिए रूल है कि इसका मान LD अथवा 24 डाया, यहां पर LD वही कंप्रेशन वाला ही लिया जाएगा, LD अथवा 24 डाया, इन दोनों में जो अधिक हो उससे कम नहीं होना चाहिए। तो इसमें जब लैप दिया जाता है कंप्रेशन बार्स में, तब उसके लिए रूल है LD अथवा 24 डाया। 30 डाया के स्थान पर ये 24 डाया है। इसमें हुक तो ऐसे नहीं लगाए जाते हैं, तो ये स्ट्रेट पोर्शन भी हो गया। स्ट्रेट इसमें हुक नहीं लगाए जाते हैं कंप्रेशन बार्स में। इन केस ऑफ अनइक्वल डाया, अगर अनइक्वल डाया की छड़ें प्रयोग की गई हों या उनको आपस में लैप करना हो, तो जब लैप करते हैं उसमें अनइक्वल डाया की बार्स हैं, तो जो भी लंबाई हम कैलकुलेट करेंगे, जैसे यहाँ 24 डाया कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसमें डाया की जरूरत है। तो वो डाया कौन सा लिया जाएगा, जो पतली छड़ हो, यानी जो छोटी छड़ हो या कम व्यास की जो छड़ है उसका व्यास यहाँ पर फार्मूले में रखा जाएगा। ये कोड के रूल हो गए लैप स्प्लाइस के बारे में। और नेक्स्ट थर्ड पार्ट आता है इसका लास्ट, कर्टेलमेंट ऑफ बार्स। कि छड़ों में का जहां पर आवश्यकता नहीं होती है वहां पर उनको कट कर दिया जाता है या दूसरे जोड़ में मोड़ दिया जाता है। तो इसके संबंध में जो एक रूल है पहला इंपॉर्टेंट देखें, ये एक बीम बनाई हुई है अभी, इसका ये सिरा सिंपली सपोर्टेड दर्शाया है हमने, और ये सिरा हमने फिक्स यानी कंटिन्यू कर दिया है। ये बीम कंटिन्यू है तो ये फिक्स है, और ये हमारे सिंपली सपोर्टेड सपोर्ट। 2 तरह के सपोर्ट यहाँ पर दर्शाए गए हैं, एक सिरा सिंपली सपोर्टेड हो और दूसरा कंटिन्यू हो। तो जो सिंपली सपोर्टेड एंड है उसमें सपोर्ट के इनर फेस से LD/3 दूरी तक, सपोर्ट के इनर फेस से, ये अंदर वाला फेस जो है, यहां से LD/3 दूरी तक
जो मेन मिडिल पॉइंट पर, मिड स्पान पर जो छड़ें प्रयोग की गई हैं उनकी 1/3 छड़ें अवश्य जानी चाहिए। यानी इस पोर्शन में मिडिल पर जो टोटल छड़ें हैं उनका 1/3 भाग इस LD/3 दूरी तक अवश्य ले जाना चाहिए। इससे कम, मान लो आपने उनको ऊपर से बेंटअप कर दिया, नीचे छड़ें कम बच गई, अगर ये AST/3 से कम बच गई तो फिर ये परमिसिबल नहीं है, ये अलाउड नहीं है कोर्ट के द्वारा। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि नीचे AST/3 छड़ें अवश्य जानी चाहिए। इसी तरीके से इस फिक्स्ड इन पर देखें। फिक्स्ड इन के केस में रूल है कि सपोर्ट के इनर फेस से LD/3 दूरी तक, यानी सेम डिस्टेंस तक कितनी छड़ें जानी चाहिए, ये AST/4 बार्स अवश्य जानी चाहिए। यानी जितनी मिडिल में छड़ें हैं उनकी 1/4 छड़ें अवश्य जानी चाहिए। तो एक तो ये 1/3 तो इसमें सिंपली सपोर्टेड पर जानी चाहिए और 1/4 जो है फिक्स्ड एंड पर जानी चाहिए या कंटिन्यूअस एंड पर इन छड़ों को अंदर तक ले जाना चाहिए। तो एक तो ये रूल हो गया। इसके बाद सेकंड रूल देखें, एक बीम है, यहां पर ये सिंपली सपोर्ट है, ये हमारा मान लें सेंटर है बीम का, क्योंकि यहां पर प्रतिबल का मान अधिकतम होता है और अधिकतम प्रतिबल 0.87 FY के बराबर होता है। तो यहां से हमने एक कोई थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ कट, ये TPC का मतलब होता है थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ कट, जहां से छड़ को काटा जा सकता है, वो बिंदु जिस पर छड़ की आवश्यकता नहीं है, बेंडिंग मूवमेंट घटता जा रहा है, बेंडिंग मूवमेंट घटता जा रहा है, उसके आधार पर यहां से छड़ की आवश्यकता नहीं है, हम यहां से काट सकते हैं। तो थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ कट के पर छड़ को कभी नहीं काटा जाता, बल्कि इससे आगे कितनी दूरी तक, इफेक्टिव डेप्थ अथवा 12 डाया में जो अधिक हो उतनी दूरी आगे ले जाकर ही इसको काटना चाहिए। समझ लें, थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ कट जहां आप फार्मूले से निकाल के लाए हैं कि यहां पर हम छड़ को कम कर सकते हैं, तो उस बिंदु के आगे छड़ का व्यास, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम यानी स्मॉल d और 12 डाया छड़ के व्यास का 12 गुना, इन दोनों में जो अधिक हो उतनी दूरी पर ले जाकर के छड़ को काटना चाहिए। यानी ये दूरी इससे कम नहीं रखी जाती। ये हमारा दूसरा रूल हो गया। और एक और रूल है इसके साथ साथ कि यहां से सेंटर से ये दूरी टोटल जहां पर छड़ को काट रहे हैं, इसका मान LD से कम नहीं होना चाहिए, डेवलपमेंट लेंथ के बराबर तो होने चाहिए यहां से यहां तक। और ये थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ कट से ये इतना आगे मुड़ी जाती है। अब इन दोनों में कंपेयर कर लेते हैं, जो बिंदु जो है आगे पड़ रहा हो वहीं पर छड़ को काटेंगे, पीछे वाले पर नहीं काटेंगे। अगर ये दूरी आगे बढ़ गई तो इतनी दूरी पर काटेंगे, ये आगे है तो इतनी दूरी पर काटेंगे। तो ये हमारा सेकंड रूल हो गया। और इसके बाद थर्ड रूल है, इन सिंपली सपोर्टेड बीम लेट NX bars can be curtailed at a distance of X from the midspan. If at the midspan let no number of bars is NC, then X can be calculated from the relation X is equal to L/2 under root NX upon NC। ये फार्मूला आप लोगों ने देखा भी होगा, ये सेम टू सेम फार्मूला वही है। यानी X नंबर इसमें है क्या, पहले ये समझ लें। ये हमारा मिड स्पान है, तो ये मिड स्पान पर मान लीजिए मेन जो टेंसाइल बार्स है उनकी संख्या जो है NC है। मान लीजिए यहाँ 5 छड़े हैं तो NC की वैल्यू 5 हो जाएगी, यानी मिड स्पान पर मुख्य तनन इस्पात की छड़ों की संख्या। इसके बाद आगे हम आ रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि X दूरी पर मान लो हम इसमें 2 छड़ें काटना चाहते हैं, 5 में से 2 काटना चाहते हैं, तो जो 2 छड़ें काटना चाहते हैं वो वैल्यू हो गई NX। यानी NX हमने मान लिया कि 2 छड़ों को काटना है अथवा ऊपर की ओर मोड़ देना है, 2 बातें। तो NX हमको यानी 2 छड़ें मोड़नी है अथवा काट देनी है, तो NX की वैल्यू 2 हो गई। यानी इसके आगे बची हुई छड़ें कितनी हो जाएंगी, NC माइनस NX। तो ये यहां पर काटी गई हैं, तो ये NC माइनस NX। अब यहां पर देखिए, इस फार्मूले से हम 2 तो यहां रख लेंगे मान काटने वाली छड़ों की संख्या, और केंद्र पर यानी मिड स्पान पर छड़ों की संख्या 5 रख लेंगे। यानी ये हमारा पद ज्ञात हो गया। L/2 ये हमारा स्पान है, क्लियर स्पान
इफेक्टिव स्पान का हाफ है, तो इफेक्टिव स्पान का हाफ है, ये L/2 यहाँ रख दिया। इससे हमारा x की वैल्यू निकल आती है, यानी x दूरी पर इस छड़ को कट किया जा सकता है इस फार्मूले के द्वारा। तो ये हमारा थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ कट जो है ये हमारा बिंदु ज्ञात हो गया, यानी यहाँ पर हम सैद्धांतिक रूप से छड़ को काट सकते हैं। परंतु अभी ऊपर रूल में बताया गया था कि जिस स्थान पर सैद्धांतिक रूप से छड़ को काटा जा सकता है उसके आगे छड़ को इफेक्टिव डेप्थ अथवा 12 डाया इन दोनों में से जो अधिक हो उतनी दूरी आगे ले जाकर ही काटना चाहिए। तो ये दूरी हमने यहां से निकाल करके ये पॉइंट जो है आगे निकाल लिया, यहां पर इसको कट करना चाहिए। तो इस तरीके से ये हमारा रूल हो गया तीसरा। इसमें इस फार्मूले के का यूज करते हुए ही हम थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ कट की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये हमारा कर्टेलमेंट के बारे में कुछ बेसिक रूल्स हैं, और आज इस टॉपिक पर मैटर पूरा होता है। अगले वीडियो के लिए वेट करें, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।